हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 1 के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात कर रहे थे। हम तो कम्युनिकेशन कर रहे थे, पर उसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, हम अपने मैसेज को सेंडर से एक एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू कैसे सेंड करते थे रिसीवर को, जो कि वो अंडरस्टूड कर पाए इजिली, वो अंडरस्टूड कर पाए, उसमें नॉइज ना हो, उसमें क्लियरेंस हो, वो फीडबैक कर पाए हमें। तो हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात कर रहे थे। तो यूनिट 1 के अंदर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उसके प्रिंसिपल पे बात करना है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें 7C पे बात करना है हमें। 7C जो कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 7C प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोट कर लें अभी से, ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में छपे मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो यहां से ये सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल डिजाइन किए जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको टॉपिक नजर आ रहा होगा कि 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहां से जो हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना रहे थे, हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, हमारे पास एक मैसेज था जो सेंडर जनरेट कर रहा था। उस मैसेज को हम एक एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू इनकोड करते थे, इनकोड करके उस चैनल को हम क्या करते थे, ट्रांसमिट करते थे थ्रू चैनल। चैनल से जब ट्रांसमिट करते थे वहां रिसीव होता था, बाद में डिकोडिंग प्रोसेस होता था, बाद में उसके बाद हमें फीडबैक प्रोवाइड किए जाते थे, तब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता था। अदरवाइज वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट अनसक्सेसफुल होता था। तो इन चीजों को हमें एक रिलेट करके जो हम पढ़ रहे थे कि जो कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है उसमें हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे कर पा रहे थे। मतलब हमारा जो मैसेज है वो पूरा घुमा के पूरा एकदम ऐसा सर्कुलेशन में आ रहा है कि जो रिसीवर तक जा रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है इजिली। तो हमारा मैसेज इजी हो, हम मैसेज को करेक्ट करके भेजे। तो इन सब चीजों में हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को देख रहे थे। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आज हम लोग देखेंगे 7C के बारे में, जिसका यूज करके हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर रहे थे। तो यहाँ से 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कहता है कि द 7C also known as the 7 principle of communication। ये 7 principle of communication है, helps us to focus our thoughts and idea for effective communication। ये हेल्प करता है कि हमारा थॉट्स क्या, हमारा आइडियाज क्या है, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद कहता है दीज प्रिंसिपल सर्व as a checklist to communicate more effectively and are applicable for both verbal as well as non-verbal communication। यह क्या करता है, 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो 7C प्रिंसिपल है ये हमें सर्व करता है एक चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट देता है कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे इफेक्टिवली, उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, और वो एप्लीकेबल है बोथ, दोनों के लिए, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स में, तो वहां पे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल होता है इसका प्रिंसिपल। और ये हमें एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि हम उन बेसिस से अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो हमारा वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, वो कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो यहां से अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, 7 जो C हैं वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो यहां से सबसे पहला C आपको नजर आ रहा होगा, वो लिखा है क्लियर। क्लियर बोले यहाँ क्लियरिटी भी लिख सकते हैं आप। क्लियर बोले मतलब कि क्या होगा, स्पष्टता है। क्या है इसका हिंदी, स्पष्ट की बात करें, स्पष्टता मतलब मैसेज में क्लियरेंस होना चाहिए, वो क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम जो सेंड कर रहे हैं मैसेज वो समझ में आए, वो क्या है, समझ में आए रिसीवर को, तो हमें फीडबैक इजीली और सही तरीके से कर पाए। लिखता क्या है, लिखता है कि क्लियरिटी इज आल्सो अबाउट अवॉइडिंग द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड, सेंटेंसेस एंड कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। क्लियरिटी क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो हमें पहला पढ़ना है क्लियर, वो बोलता है कि यह अवॉइड करता है कि जो कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज हो रहे हैं, जो हमारे अंदर हमारे
ट्रांसमिशंस के दौरान जो मैसेज में सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स हैं, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, अगर ये सब होंगे तो क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बनेगा। मतलब अगर सेंडर यहाँ से सेंडर सेंड कर रहा है और इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड है, यहाँ से सेंड किया रिसीवर तक और रिसीवर को वो चीजें क्या समझ में नहीं आया, वो अंडरस्टूड नहीं कर पाया, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा, यहां से दूसरा बोलता है कि द मैसेज कैन बी कन्वेड इफेक्टिवली इफ द सेंडर हैज क्लियरिटी इन हिज थॉट्स। मतलब कि अगर हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली करना चाहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो जो हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं वो सेंडर का जो थॉट्स है उन चीजों में क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर हम सेंड कर रहे हैं कोई भी मैसेज को और खुद हम क्लियर नहीं है, क्लियरिटी सेंडर के अंदर नहीं है, तो बताइए कैसे रिसीवर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, और रिसीवर समझ नहीं पाएगा, फीडबैक नहीं मिल पाएगा, मतलब कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगा। उसको तो इफेक्टिव की दूर की बात, कम्युनिकेशन ही सक्सेसफुल नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहां से अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखता है कि द मैसेज शुड बी, नहीं आएगा वो, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। यहां से नेक्स्ट पॉइंट में आपका लिखा गया है द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मतलब कि हम अगर क्लियर स्पष्टता पे बात कर रहे थे तो यहाँ लिखा है द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। That means this will happen when the purpose of communication is clear। मतलब कि अगर आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं और वो रिसीवर इजिली अंडरस्टूड कर पा रहा है, मतलब मैसेज के अंदर क्लियरिटी है, स्पष्टता है, तब वो रिसीवर रिसीव करता है और आपको पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो वहां से हम इस टर्म को जोड़ के कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, वहां से हम कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा गया है द मैसेज शुड हैव अ सिंगल गोल। मैसेज का जो गोल होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, सिंगल गोल पे बात हो। ये नहीं कि मैसेज एक है, मल्टीपल गोल्स हैं, तो रिसीवर समझ नहीं पा रहा, रिसीवर को समझ नहीं आ रहा, आपको फीडबैक कर नहीं पा रहा, तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये लिखा गया है कि क्लियर के अंदर क्लियरिटी, अगर स्पष्टता पे बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, द मैसेज शुड हैव अ सिंगल गोल एंड नॉट अ मिक्सचर ऑफ आइडिया। और मैसेज के अंदर आइडियाज आपके पास हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेशन में हम लोग बोलते थे आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ये सब को ट्रांसफर करते थे एक एप्रोप्रिएट चैनल से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्लियर के अंदर, तो द मैसेज शुड हैव अ सिंगल गोल, यहाँ सिंगल गोल होना चाहिए एंड नॉट अ मिक्सचर ऑफ आइडियाज। और यहां से मिक्सचर ऑफ आइडियाज नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने। मिक्सचर ऑफ आइडिया होंगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होंगे, रिसीवर समझ नहीं पाएगा, इजिली अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा चीजों को, तो वहां से कम्युनिकेशन गैप बनेंगे। और हम आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स, क्यों इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनेंगे ये तो हम पढ़ रहे हैं, फिर बैरियर्स क्या आएंगे कम्युनिकेशन के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। अब ये 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला टर्म हमारा खत्म हुआ, पहला जो पॉइंट है वो क्लियर खत्म होता है। नेक्स्ट दूसरा यहां से हम बात करें तो सेकेंड टर्म आपको पढ़ने हैं कॉन्साइज। कॉन्साइज बोले तो कॉन्साइज बोल रहा है प्रिसाइज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ संक्षिप्त। इसका मतलब क्या हुआ? संक्षिप्त, मतलब छोटा, चीजें शॉर्ट टर्म में हो, शॉर्ट फॉर्म में हो। जो हम सेंड करना चाहते हैं मैसेज वो शॉर्ट फॉर्म में हो तो रिसीवर इजिली उसको अंडरस्टूड कर पाएगा। और जब इजिली अंडरस्टूड कर पाएगा तो क्या होगा? हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। तो यहां से हमने क्लियर देखा, मैसेज स्पष्ट हो, मैसेज स्पष्ट हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। दूसरा, मैसेज संक्षिप्त हो, प्रिसाइज हो, कंसाइज हो मैसेज। यहां से the fewer the words the more impressive and effective is the communication। मतलब कि जब हम मैसेज को सेंड करना चाह रहे हैं तो वो मैसेज अगर फ्यूअर वर्ड्स में हो, मतलब कम से कम वर्ड्स में हमारा मैसेज हो,
तो वह मोर इंप्रेसिव होता है और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। मतलब कि हमारे अगर मैसेज में क्लियरिटी आई है, मैसेज फ्यूअर वर्ड्स के अंदर लिखे गए हो, तो वो क्या मोर इंप्रेसिव होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम वहां से करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। ये दूसरे प्रिंसिपल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं 7C के दूसरे C पे। नेक्स्ट यहां से लिखा है द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज, मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, मैसेज क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं हम मैसेज को गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर हमें किसी को बोलना है कि आज हमारे यहाँ तुम खाना खाने आना, सेंडर जहां से बोल रहा है और रिसीवर तक ये बात को पहुंचाना है कि हमारे घर पे वो आज खाना खाने आएगा, मतलब हम दावत दे रहे हैं हमारे यहाँ तुम खाना खाने आना। तो ये एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हुआ, प्रिसाइज फॉर्म। तुरंत बोला हाँ सोहन तुम आज मेरे यहाँ खाना खाने आ जाना दावत पे, ये पार्टी है, कुछ भी खुशी के अवसर पे, जैसे जन्मदिन के अवसर पे खाना खाने आ जाना। कोई क्या हुआ, बहुत गोल गोल घुमा रहा है, अरे तुम फ्री हो क्या आज इतना बजे, क्या कर रहे हो, अरे मेरे घर में जन्मदिन है तो हमारे यहाँ दावत पे आना, बहुत घुमाया। तो चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बनेगा। रिसीवर को चीजें तुरंत समझ में आनी चाहिए तो वो फीडबैक करेगा और वो इंप्रेसिव कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। वही चीज लिखा है कि द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज, मैसेज संक्षिप्त होने चाहिए एंड टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट होंगे मैसेज तो इजिली रिसीवर वहां से फीडबैक कर पाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज शुड बी यूज्ड टू मेंटेन द रिसीवर्स अटेंशन। अगर शॉर्ट और ब्रीफ मैसेज होगा तो वो क्या करता है, रिसीवर के तरफ में अटेंशन को मेंटेन करता है, मतलब वो चीजें जल्दी से आती हैं रिसीवर के पास एप्रोप्रिएट चैनल से, तो वो अटेंशन में रहता है कि नहीं ये चीजें हैं, हमको इसको फीडबैक करना रिसीव करके, वो कहना क्या चाहता हमसे कम्युनिकेट जैसे कर रहा है तो हम उसका फीडबैक करें तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, वहां से कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, इनकम्प्लीट टर्म ना आए। मतलब अगर हम यहां से बात करें क्लियर की, दूसरा कौन सा है, पहले चीजें क्लियर हो, मैसेज क्लियर हो और मैसेज संक्षिप्त में हो, प्रिसाइज हो मैसेज। इसके तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखा है एवरी वर्ड यूज शुड बी मीनिंगफुल एंड ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसीवर। और यहां से लिखा है कि कोई भी अगर वर्ड हम यहाँ से शेयर कर रहे हैं, कोई भी वर्ड शेयर कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, वो क्या हो, मीनिंगफुल हो। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हम बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब निकलने चाहिए उस वर्ड का। मतलब एवरी वर्ड यूज शुड बी मीनिंगफुल एंड ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसीवर। और वो रिसीवर जिस मीनिंगफुल वर्ड्स में इंटरेस्ट ले रहा है उस हिसाब से अगर हम चीजों को प्रिसाइज करके सेंड करेंगे, मैसेज को यहां से भेजेंगे एक एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू, तो हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। चीजें आप समझिए, ये जो हम 7C पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। पहला, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7C आपको पूछेगा एक्सटर्नल एग्जाम में, क्वेश्चंस में ये आपके छपे हुए मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आपके सामने होगा। 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो चीजें आप समझिए, जो चीजें स्टेप वाइज हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैसेज क्लियर हो, स्पष्ट हो, मैसेज कॉन्साइज हो, प्रिसाइज हो, संक्षिप्त में हो मैसेज। ये दो टर्म पे हमने पढ़े। मतलब अगर सेंडर क्लियर मैसेज को भेजता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। मैसेज संक्षिप्त में हो, फ्यूअर वर्ड्स में हो तो कम्युनिकेशन बनेगा इफेक्टिव। और मैसेज में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो मैसेज में वर्ड्स यूज होने वाले जो हैं वो मीनिंगफुल हो और जिसमें रिसीवर इंटरेस्ट ले रहा हो उस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अब नेक्स्ट सी, तीसरे सी पे बात करते हैं। तीसरा सी बोलता है कॉन्क्रीट। तीसरा सी बोलता है कॉन्क्रीट, जिसका मतलब होता है ठोसता। क्या होता है,
ठोस था। मतलब एक जो कंक्रीट हम बात कर रहे हैं, जो मैसेज कोई सेंड कर रहा है तो वो ठोस सबूत के साथ सेंड कर रहा है, उसका एक रेफरेंस है, उसका एक साइटेशंस है, साइटेशंस रेफरेंस, इसके अकॉर्डिंग वो सेंड कर रहा है और उसमें चीजें वो बिलीवेबल है, मतलब उसमें बिलीव किया जा सकता है। वो चीजें अगर सेंड हो रहे हैं तो वो कंक्रीट के अंदर आते हैं। और जब हम उसके अंदर में चीजें रेफरेंस होंगी, उसके अंदर में चीजें यहाँ से साइटेशंस चीजें लिखी हुई होंगी, तो हम क्या करेंगे, यहां से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये तीसरा सी हम लोग देखेंगे, तो ये बोलता है कंक्रीटनेस रेफर्स टू कम्युनिकेशन दैट इज बिलीवेबल एंड क्रेडिबल इन ऑर्डर टू क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर हम कॉन्क्रीटनेस पे बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं, जो कम्युनिकेटर्स होते हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट हम क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखें यहाँ पे, थोड़ा सा देखें, इसमें जो बात कर रहा है वो ये बात कहना चाह रहा है। यहाँ हम लोग अगर देखें, यहाँ हम लोग देखें ठोसता टर्म की बात कर रहा है, उसमें जो नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है उस पे देखेंगे। यहाँ जो लिखता है वो ये लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट, द मैसेज शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स टू इलिमिनेट एनी डाउट इन द रिसीवर माइंड। ये बोलता है कि कोई भी मैसेज अगर बाय फैक्ट्स बाय फिगर में लिखा जा रहा है तो वो किसी भी रिसीवर के माइंड में डाउट को इलिमिनेट करता है, डाउट को क्या करता है, हटाता है। कंक्रीट के अंदर ये बोला जा रहा है, ठोसता, जो कम्युनिकेशन के अंदर जो ठोसता सबूत के साथ जो मैसेज भेजा जा रहा है, जो रिसीवर तक पहुंच रहा है और वो रिसीव करता है और उसके बाद जो फीडबैक प्रोवाइड करता है, तो वो लिखता है कोई भी मैसेज जिसमें कोई फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, जो कि डाउट को इलिमिनेट करता है रिसीवर के माइंड से। कैसे, देखिए, अगर हम बोले कि यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है जिसने कोई एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, क्या किया, प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, यहाँ से प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। यहाँ से हम चीजें क्लियर हम समझेंगे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन रहे हैं। देखिए, ये एक आदमी कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जैसे कोई हम टैबलेट की बात करते हैं, जैसे पैरासीटामोल, जैसे क्या है, पैरासीटामोल एक टैबलेट है। ये अगर लॉन्च हुआ तो ये लॉन्च होने के बाद कि इसमें सच्चाई कितनी है कि ये काम कहाँ कर रहा है, मान लिए फीवर में यूज कर रहे हैं, कोई भी हेडेक है उसमें यूज कर रहे हैं, और भी कंपोजिशंस के साथ यूज कर रहे हैं, अलग दवा के साथ यूज कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले ये जब बना होगा तो इसमें कौन से रिएक्शंस हुए हैं, किन चीजों का कंपोजिशंस मिलाए गए हैं इसके अंदर, किन चीजों का कंपोजिशन मिलाए गए हैं इसके अंदर, मतलब इसमें जो फैक्ट्स हैं, इसका क्या फैक्ट है, और इसके बाद इसके ट्रायल कितने हुए हैं, इसके क्या हैं, ट्रायल्स कितने हैं, मतलब इसके जो फिगर्स हैं, फिगर्स आउट किए गए हैं। जैसे अगर कोई टैबलेट लॉन्च होता है तो वो एक गवर्नमेंट का जो संस्थान है उसका रूल होता है कि नहीं, इन टैबलेट का पहले 500 व्यक्ति पे यूज किया जाएगा, व्यक्ति को दिया जाएगा, इस पे ट्रायल लिया जाएगा, फिर इसका साइड इफेक्ट देखा जाएगा, साइड इफेक्ट देखा जाएगा, साइड इफेक्ट क्या आ रहा है, उसमें क्या प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, फीवर है तो 500 आदमियों पे यूज किए तो फीवर ठीक हो रहा है क्या, कितना टाइम लग रहा है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या उनको वोमिटिंग्स हो रहे हैं, क्या पेन हो रहे हैं। तो इन टैबलेट्स को पहले यूज किए जाएंगे 500 व्यक्ति के अंदर, जितने भी फिगर्स आउट किए जाएंगे उन पे पहले यूज किए जाएंगे। यूज करने के बाद क्या होंगे, यूज करने के बाद उनका एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाता है, यहाँ से एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।
यहाँ से क्या किया जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और जो ये रिपोर्ट होंगे उनमें कौन सा साइड इफेक्ट क्या हुआ है, साइड इफेक्ट्स कितने प्रॉफिट्स हुए हैं वहां से, मतलब कितने वो हमारे बॉडी के लिए सही है कि हार्मफुल है, ये सब चीजें सबसे पहले उनको एक ट्रायल के दौरान दिखाने पड़ते हैं। और जब ये ट्रायल हो जाते हैं तब ये कॉपी उसको सौंपा जाता है। बाद में यहाँ से अनुमति मिलता है कि हाँ ये पैरासीटामोल जो यहाँ के लोग हैं, जो जिन व्यक्तियों पे ट्रायल लिए गए हैं वो सक्सेस हैं, तो आप इसको मार्केट में ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो पैरासीटामोल हैं इनके जो कॉन्फ़िगरेशन सारे कुछ फैक्ट्स हैं, इनके फिगर आउट किए गए हैं। तो ये आप जब खरीदने जाते हैं, जैसे अब आपको फीवर हुआ तो ये आप जब खरीदने जाएंगे, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया तो डॉक्टर वहां से लिखा पैरासीटामोल, आप उसके फैक्ट्स को चेक किए हैं, फिगर आउट है आपके पास, तो आपके दिमाग में जो डाउट्स होंगे वो तुरंत इलिमिनेट होंगे कि नहीं हमको फीवर था, पैरासीटामोल का इतना व्यक्तियों पे ट्रायल्स है, साइड इफेक्ट ये हैं, ये इनका प्रॉफिट है, बॉडी पे इसका ये हार्मफुल है, इससे ये सही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक ठोसता प्रोवाइड किया, ये एक पूरा रिपोर्ट ठोसता प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं आप इसके लिए सक्षम है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई भी मैसेज होगा, कोई भी मैसेज वो एक फैक्ट्स और फिगर के थ्रू सेंड किया जाएगा, उसमें वो सारे फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, वो सेंड किए जाएंगे, तो रिसीवर के माइंड्स में कोई डाउट नहीं होंगे और उसको इजिली रिसीव कर पाएगा और कम्युनिकेशन सक्सेस होगा। तो यहाँ से हम इन चीजों को इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, अगर हम रिटेन कम्युनिकेशन की बात करें, साइटेशंस और रेफरेंस ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू इंक्रीज क्रिएटिबिलिटी। देखिए ये क्या बोलता है कि जैसे अगर हम रिटेन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे यहां से हम बात कर रहे हैं, ऐसा सेकेंड पार्ट में, इसी में सेकेंड पार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड टर्म पे, ये बोलता है कि अगर हमारा रिटेन कम्युनिकेशन है तो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारा होगा वो क्या है, साइटेशंस और रेफरेंस ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू इंक्रीज क्रिएटिबिलिटी। मतलब क्या है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, अगर ये प्रोजेक्ट बना रहे तो प्रोजेक्ट को सबमिट भी करना होगा, प्रोजेक्ट को क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। आपने ABCD कोई भी एक सिंगल प्रोजेक्ट लिया A, अब ये ए प्रोजेक्ट लिया आपने तो इसका रेफरेंस कहां से लिया, इसका क्या है, रेफरेंस कहां से आपने लिया, हो सकता है इंटरनेट से लिया होगा, हो सकता है इंटरनेट से लिया होगा या कोई बुक से लिया होगा। तो हम जब ये प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, मतलब हम मैसेज की बात कर रहे हैं, जब वो सबमिट करेंगे तो हम यहां से लिखेंगे साइटेशंस या रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस के अंदर क्या लिखेंगे कि हमने इंटरनेट से इसका हेल्प लिया था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। क्या रेफरेंस यहां से हम लिखेंगे इंटरनेट के थ्रू या किसी भी बुक के थ्रू हमने यहां से लिया था, उसके ऑथर का नेम ऐड करेंगे यहां से, उस बुक के ऑथर ये हैं, हमने वहां से क्या किया था, रेफरेंस लिया था इस चीज को पूरा करने में, इस प्रोजेक्ट को बनाने में। चाहे कोई भी स्लोगन अगर ऐड हो रहे हैं, स्लोगन आप ऐड करते हैं, स्लोगन ऐड कर रहे हैं तो वो स्लोगन पहले से लिखा गया, आपने तो दिया नहीं, तो वो स्लोगन कहां से लिए गए हैं, ये स्लोगन कहां से लिए गए हैं वो आप रेफरेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐड अगर करेंगे यहां से कर सकते हैं, ऐड करना ही है। जब रेफरेंस में हम ऐड करेंगे और तब हम चीजों को रिसीवर तक पहुंचाएंगे तो वो क्या होगा, इजिली उसको समझ पाएगा कि अच्छा यहां से ये चीज लिया गया है, यहां से ये प्रोजेक्ट का रेफरेंस लिया गया है, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, यहां से इफेक्टिव बनेगा। मतलब कंक्रीट की अगर हम बात करें, ठोसता पे बात कर रहे हैं,
दो चीज, फैक्ट्स और फिगर के साथ अगर हम मैसेज को सेंड करेंगे तो रिसीवर के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा, वो पूरा का पूरा क्लियर रहेगा, जैसे हमने पैरासीटामोल टैबलेट पे बात किया। दूसरा, अगर हमने रिटेन कम्युनिकेशन पे बात किया तो हम साइटेशंस और रेफरेंस को ऐड करेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर। हमारा जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें रेफरेंस हमें कहां से मिला, उसमें साइटेशंस हमें कहां से मिल रहा है, उसको ऐड करके हम अगर सेंड करेंगे चीजों को तो वहां से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा, वहां से हमारा कम्युनिकेशन क्या बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। तो या जैसे बुक है तो ऑथर का नेम हम ऐड करेंगे, या स्लोगन्स है तो वो कहां से लिया गया है, उसके ऑथर्स को ऐड कर सकते हैं, उनका क्या नाम है, तो वहां से हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट, तीसरा, मतलब हम पहला क्या पढ़े, क्लियर, मैसेज स्पष्ट हो, मैसेज प्रिसाइज हो और मैसेज में ठोसता हो, मतलब उस फैक्ट और फिगर पे बात हो। और यहां से हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे बात की, मतलब रिटेन पे भी बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाला, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों यहाँ कॉन्क्रीट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग 4C पे बात करते हैं, चौथे नंबर C पे, और वो है करेक्ट। वो क्या है, करेक्ट। करेक्ट बोले तो सही, सत्य, ठीक है, तो सत्यता पे हम बात कर रहे हैं। यहां से किस पे बात कर रहे हैं, करेक्ट, सत्यता पे, मतलब कि मैसेज क्लियर हो, क्लियरिटी हो, उसमें प्रिसाइज हो, ठोसता हो, कंक्रीट हो और मैसेज करेक्ट हो। करेक्ट और क्लियर में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। क्लियर को करेक्ट नहीं बोल सकते, करेक्ट को क्लियर नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहां से हम दोनों चीज को एक नहीं समझना है, ये करेक्ट और क्लियर दोनों में अंतर है। क्लियर बोले तो स्पष्टता है, मतलब क्लियरिटी है मैसेज में। करेक्ट बोले तो मैसेज सही हो, पूर्णतः वो सही हो, मैसेज में एरर नहीं हो, उसको हम करेक्ट बोल रहे हैं। यहां से हम अगर पढ़े एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी ये बोले मतलब करेक्ट। यहां से आप समझ रहे होंगे, आप मेजरमेंट के अंदर पढ़े होंगे, 10-12 में भी पढ़े होंगे एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन का एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर एक्यूरेसी मतलब अगर कोई मैसेज करेक्ट नहीं होगा तो हम कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, हमारा कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा। नेक्स्ट, इट अवॉइड्स मिसकम्युनिकेशन एंड मिसट्रस्ट एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। हम क्या करते हैं कि एक्यूरेसी को लाते हैं तो हम मिसकम्युनिकेशन, मिसट्रस्ट, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और रिसीवर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा मैसेज करेक्ट हो, मैसेज में एक्यूरेसी हो, तो हम क्या करते हैं, रिसीवर के माइंड में जो मिसट्रस्ट क्रिएट हुए हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं, उन चीजों से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस पे बात करें, करेक्ट लैंग्वेज दैट इज ग्रामर, मतलब कि हम जो सेंड कर रहे हैं मैसेज, हमारे पास जो मैसेज है, हमारे पास जो भी मैसेज है उसमें जो ग्रामर यूज हुए हैं वो करेक्ट होने चाहिए, वोकाबुलरी सही होने चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही होने चाहिए, शुड बी इंश्योर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। देखिए, जो भी चीजें ग्रामेटिकली, वोकाबुलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनके स्पेलिंग सारे कुछ सही होने चाहिए, जिससे कि हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकें। नेक्स्ट, while writing correct spelling and punctuation should be applied। अब देखिए, यहाँ से जो भी पंक्चुएशन या जो भी वर्ड्स स्पेलिंग्स लिखे जाएं इसके अंदर, मैसेज जो भेजा जा रहा है मैसेज के अंदर, वो सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, तब हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट, द फैक्ट्स एंड फिगर यूज्ड शुड बी एक्यूरेट, और जो हमारा फैक्ट्स और फिगर्स ऐड हो रहे हैं इसके अंदर, वो पूरे एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो पूरे के पूरे एक्यूरेट होने चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ से अगर हमारे जो फैक्ट्स और फिगर जो यूज्ड हो रहे हैं उसमें वो एक्यूरेट होने चाहिए, पूरे द फैक्ट्स एंड फिगर यूज्ड शुड बी एक्यूरेट। तो हम यहाँ से चौथे सी करेक्ट पे बात की है, मतलब पहला क्लियर था, पहला क्या था हमारा, क्लियर में क्या किए, हमारे पास मैसेज जो हो पूरे स्पष्ट हो। दूसरा, मैसेज कॉन्साइज हो, मतलब प्रिसाइज हो, संक्षिप्त में हो।
तीसरा यहाँ से कॉन्क्रीट, मैसेज में ठोसता, फिगर और फैक्ट पे बात हो। नेक्स्ट मैसेज क्या हो, पूरे करेक्ट हो। मैसेज में जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ग्रामेटिकल चीजें यूज की जा रही है, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे करेक्ट होने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पांचवें पे बात करते हैं, पांचवा सी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोहेरेंट के ऊपर। तो पांचवा नंबर आपका यहाँ से है 7C में कोहेरेंट। और कोहेरेंट के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ से लिखा है हुआ है आपके कि ए कोहेरेंट मैसेज इज लॉजिकल एंड मेक्स सेंस टू द रिसीवर। देखिए कोहेरेंट क्या बोलता है कि जो हमारे पास मैसेज हो, जो सेंडर सेंड कर रहा है, तो वो बात करे एक मेन टॉपिक पे। ये इधर से मैसेज उधर पे बात ना करके एक मेन टॉपिक पे मैसेज का बात करे, जो मैसेज हो उसके मेन टॉपिक पे बात करे, वो लिखा हुआ है। All sentences in written communication should be connected and be relevant to the main topic। जो भी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज को लिखा गया है वो टोटली क्या हो, कनेक्टेड हो, रिलेवेंट हो वो मेन टॉपिक से। इधर उधर की बातें मैसेज के अंदर ना हो, जो सेंडर सेंड करने वाला है वो मेन टॉपिक पे हो। अब टू इंश्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट। अभी क्या है कि कोहेरेंट कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हम नीचे बात करेंगे। जैसे लिखा गया है कि चेक इफ द मैसेज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली हैज अ स्मूथ फ्लो एंड अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो भी आपका मैसेज ऑर्गेनाइज किया गया है वो एक स्मूथ फ्लो में हो, प्रॉपर सीक्वेंस में हो, जिससे कि हम रिसीवर तक उन मैसेज को पहुंचा सके और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ से हम कोहेरेंट के अंदर पहले टॉपिक पे बात करें तो जो भी मैसेज हो स्मूथ फ्लो में हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर लिखा गया हो। दूसरा, चेक दैट यू हैव नॉट ट्राइड टू कवर टू मेनी पॉइंट्स। आप इसमें ट्राइड करें कि टू मेनी पॉइंट्स कवर अप ना हो एंड नॉट डेविएटेड फ्रॉम द मेन टॉपिक। और कोहेरेंट बोलता है कि आप ट्राई करें कि इसके अंदर टू मेनी पॉइंट्स कवर ना हो, मेन टॉपिक पे बात हो और अपने मेन टॉपिक से डेविएट ना हो, मेन टॉपिक से आप डेविएटेड ना हो, ये कोहेरेंट के अंदर कहेंगे। मतलब अगर आपके पास जो भी मैसेज हो, जो भी मैसेज अगर आपके पास है, कोई भी मैसेज, तो ये मैसेज का जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक जो यहाँ है उसी पे बात हो, उसको सेंड किया जाए रिसीवर तक। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा छठा नंबर सी है वो है कंप्लीट। कंप्लीट में बोलता है अ कंप्लीट मैसेज विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन द रिसीवर नीड्स टू नो। कंप्लीट के अंदर में वो सारे जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो पता होना चाहिए रिसीवर को। वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए रिसीवर को कि जो मैसेज सेंड किया गया है वो रिसीवर को नोन होने चाहिए, वो उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बोलता है टू इंश्योर दैट अ मैसेज इज कंप्लीट इट इज इसेंशियल टू थिंक ऑफ द क्वेश्चंस द रिसीवर माइट हैव व्हेन द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। मतलब जो भी उसमें इसेंशियल मैसेज रिटन किया गया है, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर मान लेते हैं, जो लिखा गया है वो रिसीवर को समझ में आना चाहिए, उनको वो पता होना चाहिए। जो रिसीवर एंड पे है उसको पता होना चाहिए कि ये मैसेज यहाँ से सेंड किया गया है, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पॉइंट पे तो लिखा गया इट शुड आंसर ऑल द क्यूरीज इन द माइंड ऑफ द रिसीवर टू ऑब्टेन अ बेटर रिस्पॉन्स एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हिम। देखिए ये बोलता है कि अगर रिसीवर के माइंड में कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं रिसीवर के अंदर, तो वो सारे कुछ उनको समझ में आए, उसको समझ में अगर सारी चीजें आती है रिसीवर को, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। मतलब आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो टोटली उसको नोन होने चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए रिसीवर को, तब वो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं चीजें। Next, usually in formal communication, the sender is also required to convey what action need to taken by the receiver।
अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो अगर हम बात करें फॉर्मल, जैसे अगर आप कोई ईमेल कर रहे हैं, कोई भी ईमेल कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप जॉब रिगार्डिंग कोई ईमेल कर रहे हैं जॉब रिगार्डिंग के लिए, तो आप अपने सब्जेक्ट में रिगार्डिंग कुछ भी जॉब के रिगार्डिंग डालते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन देते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे रिज्यूम ही नहीं अपलोड करते हैं। क्या करते हैं? रिज्यूम, अपना सीवी नहीं अपलोड करते हैं। तो बताइए वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा क्या? वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा? नहीं, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन को पूरा करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो मैसेज होगा वो रिसीवर को समझ में आना चाहिए। तो टोटली वो क्या नोन होने चाहिए रिसीवर को, तब हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अगर हम कंप्लीट, तो ये पूरा इसको हम संपूर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, संपूर्णता या संपूर्ण। यहाँ से कोर्टियस पे बात करते हैं। कोर्टियस बोले तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, तो इसको हिंदी में नर्मता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टियस को नर्मता बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ से हम बात करें कि 7C के अंदर, तो चीजें पोलाइट होनी चाहिए। यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है पोलाइट, मतलब कि क्या हुआ कि अगर मैसेज हम सेंड कर रहे हैं सेंडर के थ्रू, तो वो रिसीवर को समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं और वो रिसीवर को गुस्सा आ रहा है, फिर भी आपको उनसे क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, और वो चीजें उनको समझानी चाहिए कि नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मेरा मैसेज ये है। ये लिखता है द मैसेज शुड कन्वे रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर। मतलब कि आपको रिसीवर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा मैसेज ये है। ठीक है, तो इसमें पोलाइटली हम चीजों पे काम करते हैं। लिखा है the feelings and view of the receiver along with his knowledge, experience and age must be considered। देखिए इसके अंदर हम एक्सपीरियंस, एज, ये सारी चीज को कंसीडर करते हैं। मतलब देखते हैं कि सामने वाला जो रिसीवर है उसके अकॉर्डिंग हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस, एज, सारी चीजों को कंसीडर करके हम ये इस पे बात करते हैं। हम रिस्पेक्टफुली क्या करते हैं? बात करते हैं, जिससे कि हमको रिस्पॉन्स अच्छा मिले रिसीवर के थ्रू। One must be sensitive to the culture and background of the receiver, especially when communication with people from different। अब यहाँ से क्या बोलता है कि कोई भी अगर मतलब कि कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, जैसे कल्चर, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें। जैसे कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं, और जो रिसीवर है वो रिसीवर समझ नहीं पाया मैसेज को, रिसीवर को गुस्सा आ रहा है, तो हम उन चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे रिसीवर से कि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा हो। तो इस टर्म में हम ये चीजें पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से बोले कि अगर रिसीवर डिसएग्री हो रहा है चीजों से, तो हम उसको समझा सकते हैं कि हमारा मैसेज ये है, हम ये कन्वे करना चाहते हैं, जिससे कि रिस्पॉन्स हमें मिले। यहाँ से बोलता है इवन इफ यू डिसएग्री विद द रिसीवर, इट इज इसेंशियल फॉर you to understand and respect his point of view। देखिए अगर कुछ भी डिसएग्री हो रहे हैं, या दोनों के बीच में अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हम चीजों को, तो हम रिस्पेक्टफुली उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। हम यहाँ से रिस्पेक्टफुली उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे कि हमारा मैसेज ये है, हम कहना ये चाह रहे हैं। तो उससे क्या होगा हमारा कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। हमारा क्या होगा? इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस होंगे, वहां से हम कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो हमने आज यहाँ से 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात किया। 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7C पे हमने बात किया है। वहां से यहाँ से क्वेश्चंस आपके डिजाइन्स होंगे। हम एक वीडियो लेक्चर आएंगे लेके, जब यूनिट 1 खत्म होगा, और यूनिट 1 आपका खत्म होने वाला है जल्दी। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस आपका लास्ट टॉपिक है। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस के बाद यहाँ से हम क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आएंगे कि आपको इस यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सेमेस्टर के लिए जरूरी है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, जो कि आपके मार्क्स को बढ़ा सके। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या था, इसके प्रिंसिपल पे हमने बात किया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे पूरा कर सकते हैं इन 7C का यूज करके।
तो इन सब चीजों को हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैरियर पे। क्या करेंगे? कम्युनिकेशन बैरियर पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कम्युनिकेशन बैरियर। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन बैरियर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल डिजाइन यहाँ से किए जाते हैं, जिस तरह से यहाँ से किए जाएंगे डिजाइन सवाल। तो कम्युनिकेशन बैरियर का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट यूनिट जब खत्म हो जाएगा तो हमारा सवाल कौन कौन से इस यूनिट से डिजाइन हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के लिए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिकेशन बैरियर के साथ। तब तक के लिए बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।